अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद के मौके पर अडियाला जेल में इमरान खान साहब क्या करते रहे, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इससे पहले जो इमरान खान साहब की मुलाकातों की खबरें आई, उन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा। कुछ चीजें रिपोर्ट हुई हैं लेकिन कुछ चीजें उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से और बैरून ममालिक से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, आज न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स प्रिवेंट इमरान खान फ्रॉम अटेंडिंग ईद उल अदा प्रेयर्स इन अडियाला जेल। यानी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे इमरान खान साहब को अडियाला जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। ये सामने 24 न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा ये जियो न्यूज की आप खबर देखें तो ये 31 मार्च 2025 की खबर है। खबर क्या है, इमरान खान अनएबल टू ऑफर ईद प्रेयर्स ड्यू टू सिक्योरिटी। यानी जब छोटी ईद थी, ईद उल फितर थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब ईद की नमाज नहीं पढ़ सके क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। अब दोबारा बड़ी ईद थी, ईद उल अजहा थी, इसके ऊपर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो ये हालत है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के साथ वाकया जो अडियाला जेल है रावलपिंडी में, वहां पे सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं कि एक साबिक वजीर आजम ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। एट द सेम टाइम हम दुनिया को कह रहे हैं कि आप इधर आ जाएं, इधर आके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, लेकिन हम अपने साबिक वजीर आजम को इतनी सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते जेल के अंदर। ये नहीं है कि किसी खुली सड़क के ऊपर, जेल के अंदर, कि जनाब वो ईद की नमाज पढ़ सके, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स यकीनन जी होंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स इसी वजह से इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अच्छा, एक और खबर है, मैं इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल में गुफ्तगू की थी जब बाहर से कोई उनसे मिलने आया था, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन ये एक और खबर है मकबूजा कश्मीर से, ये सामने आप देख सकते हैं। मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अजहा पर मस्जिद जाने से रोक दिया गया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को जामे मस्जिद श्रीनगर नहीं जाने दिया गया। भारतीय इकदाम पर मीर वाइज उमर फारूक साहब ने मुजम्मत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मसलसल 7 साल से मेरी नजरबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम के जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। मीर वाइज उमर फारूक का कहना था कि ईद उल अजहा जैसे मजहबी त्यौहार पर पाबंदियां हुक्मरानों के लिए बाइसे शर्म है। तो ये वो मोदी की बात कर रहे थे। अच्छा, अब जरा मैं आ जाऊं कि इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकातें हुई, उस हवाले से काफी कुछ मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ। एक मोजिज शख्सियत आए थे, वो तनवीर साहब अमेरिका से, उनके ऊपर भी काफी तनकीद वगैरह होती रही। उन्होंने ये कहा कि मुझे अलीमा खान साहिबा ने मिलवाया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जब इनकी मुलाकात हुई उस वक्त तो मैं तो जेल में थी। ये जो मुलाकात थी ये गालिबन 18 नवंबर को हुई और उसके बाद मेरे ख्याल में एक मौके के ऊपर तनवीर साहब जो है, अलीमा खान साहिबा ने काफी सख्त बातें भी उनसे कही और वो खुद ही शायद उन्होंने किसी से शेयर भी किया हो तनवीर साहब ने। पर एनीवे, ये जो 18 नवंबर को मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई, जब आपको याद होगा कि 24 नवंबर को एहतजाज की बात हो रही थी। इस मुलाकात के अंदर कोई 5-6 चीजें तनवीर साहब ने इमरान खान साहब के सामने जाके रखी। एक तो ये उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर आप इजहार निदामत करें, यानी रिग्रेट शो करें, माफी नहीं, आप रिग्रेट शो कर दें, ये हुकूमत की ख्वाहिश है। उसके अलावा एक और जो चीज उसके अंदर थी कि ये जो मैंडेट की आप बात करते हैं, इंतखाबी मैंडेट की, इस मैंडेट को आप भूल जाएं, क्योंकि 2018 में आपको कैसे मैंडेट मिला था, हुकूमत तो ये कहती है। तो लिहाजा इस मैंडेट के ऊपर आप बात ना करें। उसके साथ साथ जो है, आप जब बाहर आएंगे तो फिर आपने अपनी सियासी स्पेस खुद बनानी है। कैसे बनानी है? जिस तरीके से दीगर सियासी जमातों ने बनाई है कि अपने मामलात को दुरुस्त करें और खामोशी कुछ अरसा इख्तियार करें। ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब से की गई। वहां पे जाके बुनियादी तौर पे 5 तकरीबन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई। लेकिन ये मुलाकात जिस तरह हुई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब वहां पे वो साहब पहुंचे तो इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था। जब उनको कहा गया कि जी आपसे कोई मिलने आया, तो उनका कौन मिलने आया, तो उन्होंने कहा जी वो गए उधर, तो वो तनवीर साहब थे और उनके साथ एक और भी कोई शख्सियत थी। और जब उधर मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई आप क्या यहाँ पे, उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि आप कैसे यहाँ पे, तनवीर आप कैसे यहाँ पे। उन्होंने कहा जी ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी, खान साहब ने कहा कि मैं आपसे क्या बात करूं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके किस बिहाफ पे आ गए, कैसे आ गए, आपसे क्या बात करूं। तो खान साहब उठ के जाने लगे एक मौके के ऊपर। लेकिन तनवीर साहब ने रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप मेरी बात सुन तो लेना कि क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने ओवरसीज
का भी जिक्र वगैरह किया, ये सारी चीजें हुई और वहां पे फिर उनसे बातचीत हुई और खान साहब ने भी कहा कि जी अगर किसी ने बात करनी है तो वो बराह रास्त आके मुझसे बात करें। ये उस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन वो फिर सारा मामला उस तरह चला। अब ये जो मुलाकात थी तनवीर साहब की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर सिर्फ एक शख्सियत को उस वक्त पता था जब ये आए हुए थे तनवीर साहब नवंबर के महीने के, उससे पहले भी शायद उनकी कोई मुलाकात वगैरह हुई थी, लेकिन जो नवंबर के महीने में 18 नवंबर को जो मुलाकात हुई थी उसके हवाले से सिर्फ एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को पता था और वो काफी होपफुल थे कि जनाब चीजें शायद 24 नवंबर से पहले सेटल हो जाएं, मामलात हल हो जाएं। लेकिन अगर आप वो सारे मुतालबात हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं, जो वहां डिफरेंट जराए के जरिए, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिल रहा था ठेंगा बटा ठेंगा। जो सारी हुकूमती शराइत हैं वो आप मान लें और चुप करके भी बैठ जाएं, इलेक्शन भी मान लें, आप इस चीज का भी मुतालबा ना करें, आप इस चीज के ऊपर भी इज़हार निदामत कर दें और फिर बाद में देखते हैं कि आपकी कैसी स्पेस बनती है। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें तहरीके इंसाफ को कुछ बड़ा दिया जा रहा हो। और ये भी अभी फाइनल नहीं था कि वो इमरान खान साहब की जो है फौरन रिहाई कब होगी, लेकिन ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आहिस्ता आहिस्ता रिहाई भी हो जाएगी, शिफ्ट भी कर दिया जाएगा और फिर बाहर आके वो कोई वो ना करें, वायलेंस ना करें। तो वायलेंस से मुराद ये थी कि जब पूछा गया कि जी वायलेंस क्या है, हम तो सियासी जमात है, उनका नहीं जी ये जलसा जुलूस और ये रैलीज ये नहीं आपने करनी, उनका ये तो ईंधन है सियासत का, ये तो सियासत का ईंधन है। जलसे जुलूस रैली के बगैर कैसे कोई सियासी जमात सरवाइव कर सकती है। अब वैसे मेरे जहन में आया कि आप देख लें मियां साहब की जमात और ये और वो कितने जलसे कर रही है, कितने जुलूस कर रही है, फिर भी देखें कितनी मकबूल है। तो ये इस चीज का भी वहां पे जिक्र हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जो है वो अपने उस नहज पे नहीं पहुंच सकी जहां तक उनको ख्वाहिश थी कि चीजों को पहुंचाया जाए। तो ये वो चीज हुई जिसपे इमरान खान साहब ने, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब ये साहब पहली दफा मिलने गए तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर हैरत का इजहार भी किया। फिर डॉक्टर्स भी आए थे बाहर से और वो डॉक्टर्स भी आए, उनकी मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात नवंबर के बाद हुई डॉक्टर्स की मुलाकात, और उनकी एंगेजमेंट्स में भी यही कहा गया कि जी आप ये मान लें, ये कर लें, ये चीज रोक लें, वो चीज रोक लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो जाएंगी। तो हुकूमत की तरफ से है कि सारी चीजें हुकूमत की मान ली जाएं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपके साथ क्या होगा। जिस तरह माजी में भी जो है होता रहा और मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ लीडरान खामोश हो गए, मुख्तलिफ चीजें होती नहीं, वो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन इस पे मामला कुछ आगे नहीं बढ़ सका। और वो जो डॉक्टर्स वाला मामला था वो भी आपको पता है कि फिर आगे नहीं बढ़ सका और वो वापस चले गए। अब दोबारा यहां तक भी ये जो तनवीर साहब हैं, यहां तक भी खबर है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से जरा ये बताते हैं कि इन्होंने दोनों तरफ जो है वो हुकूमत को भी ये रखा कि जैसे ये इमरान खान के बड़े करीबी हैं और इमरान खान साहब को भी जाके ये बताया कि जैसे ये सारे मामलात हल करवा देंगे। शायद इनको किसी ने कहा होगा एक मौके के ऊपर, आजम स्वाति साहब भी कहते थे कि वो सारे मामलात हल करवा देंगे। अब हुकूमत जहां पे ईद की नमाज भी इमरान खान साहब को नहीं पढ़ने दे रही, छोटी ईद की नमाज भी नहीं इमरान खान साहब को पढ़ने दी गई। आई डोंट नो, पिछले साल भी गालिबन कोई इसी किस्म की सूरत हाल थी। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, जेल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई बाजमात नमाज भी उनको पढ़ने दी गई है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, अदरवाइज तो वो पढ़ने देते, आपको पता है सिक्योरिटी के मसाइल है। पर एनीवे वो जितनी भी चीजें थी उनमें से कोई भी ऐसी कंक्रीट चीज नहीं है जिसके ऊपर मामलात आगे बढ़ सकते। और मैंने जिस तरह से किया कि ये इन्होंने तासुर दिया कि इधर भी बड़े करीब हैं, उधर भी बड़े करीब हैं, और फिर एक शख्सियत ने तो ये भी बताया कि यहां तक कहा गया कि अंदर से इमरान खान साहब को कहें कि जी वो मेरा नाम दें कि मैंने उनसे मिलना है, वो मेरा नाम दें कि मैंने उनसे मिलना है, ताकि बाहर ये तासुर मिले कि जैसे मैं उनके बड़े करीब हूं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इमरान खान साहब के करीब तो उनका साया भी नहीं है। ये मैं इंसान की नेचर होती है ना, अगर मेरा जैसा एक छोटा स्टूडेंट जो है ये चीज समझ रहा है कि आपको इंसान की नेचर समझनी होगी कि उसकी नेचर क्या है, वो किस तरीके से बड़ा हुआ है, वो किस तरीके से। अब 70 साल की उम्र में नेचर तो नहीं तब्दील हो सकती ना। अब मेरा एक काम है, मैं वो काम करता हूं। अब मेरी इस वक्त नेचर तो नहीं चेंज हो सकती कि मुझे कुछ कहा जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी वो उनको कुछ भी कह दिया जाए तो वो ये भी मान लेंगे, कुछ वो भी मान लेंगे। हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप उनको 3 दफा कहें कि भाई आप ये खाना खा लें तो वो उसको आगे से उनको चिढ़ चढ़ जाती है। वो कहते हैं भाई क्यों खाऊं, तुम्हारी मर्जी से खाऊं, नहीं खाता, भूखा रहूंगा। तो हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है, उसके मुताबिक चीजों को चलाना होता है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वो ये भी पैगाम भिजवाने की कोशिश की गई कि अंदर से
पैगाम भेजा जाए कि इमरान खान साहब इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। और हलीमा खान साहबा ने इन साहब से मेरे ख्याल में काफी सख्त बातें भी की एक मौके के ऊपर। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कोई भी शख्स इमरान खान साहब के बिहाफ पे जाके इस तरह बात करके मामलात हल नहीं कर सकता। और जिस वक्त तनवीर साहब भी मिल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को पता था, बाद में उन्होंने एक और शख्सियत को बताया। ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि 18 नवंबर की ये मुलाकात हुई है और ये किस तरीके से अरेंज हुई है, क्या कुछ हुआ। ये सारी चीजें बहुत महदूद लोगों को पता थी। उस वक्त एक शख्सियत को पता थी, बाद में एक और तहरीक इंसाफ के लीडर को पता चला, लेकिन ये मामलात आगे नहीं बढ़ सके। अब कुछ मजीद खबरें जनाब पाकिस्तान से, अगर आप पाकिस्तान की खबरों को देखें तो ये सामने जनाब एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि वो तबाही के दहाने पे है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर। और अगर आप इसकी तफसीलात देखें, जो इस खबर में रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके मुताबिक सिर्फ रवा बरस यानी मई 2024 से मई 2025 के दरमियान सिर्फ जो वीट का सेक्टर है, गंदम का सेक्टर है, उसमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो क्राइसिस है ये गंदम से भी आगे तक जाती है, सिर्फ गंदम तक महदूद नहीं है। किसानों का ये दावा है कि गंदम में इतना नुकसान हुआ है। अगर आप कॉटन को देखें, कपास को देखें, तो उसकी जो पैदावार थी वो तकरीबन 55 लाख बेल्स हुई। जो हदफ था उससे 50% कम रही ये पैदावार, और 34% जो है पिछले साल से ये पैदावार कम थी। और ये जो ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है, इसकी वजह से बाहर से जो कपास मंगवानी पड़ेगी, इसकी वजह से यानी जो कपास की फसल में कमी आई है, अब बाहर से जो हम कपास मंगवाएंगे, जो कॉटन मंगवाएंगे, वो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की पड़ेगी। ए मैसिव लीप फ्रॉम लास्ट ईयर। गुज़िश्ता बरस हमने जो मंगवाई थी बाहर से कॉटन, वो तकरीबन $448 मिलियन की थी, लेकिन अब हमें तकरीबन $2 अरब की जो है वो कॉटन मंगवानी पड़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि आपका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो तबाही के दहाने पे है, तो ये कोई छोटा क्लेम नहीं है, बड़ा क्लेम। आप देखते हैं कि इस बजट के अंदर हुकूमत किसानों के लिए क्या रखती है और कैसे इस मामले को दुरुस्त किया जाता है। क्योंकि ये हुकूमत तो बहुत सारी बातें कर रही थी, ग्रीन इनिशिएटिव की भी बातें कर रही थी, इस सेक्टर में इसकी बात कर रही थी, फलाने सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। अब तक क्या हुआ ग्राउंड के ऊपर, वो पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा जी, पूरी दुनिया से लोग हज करने भी गए हुए थे, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हज करने गए हुए थे। और खबर ये आ रही कि सऊदी अरब के वली अहद जो हैं, उन्होंने हज की अदायगी के लिए आने वाले मुस्लिम ममालिक के कायदीन के एजाज में एक पुरतकल्लुफ ज़ोराने का एहतमाम किया। उसमें पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। यकीनन इस मुलाकात के अंदर फ़लस्तीन का मामला भी डिस्कस हुआ होगा और इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उस मौके के ऊपर फ़लस्तीन में क्या हो रहा था वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीनन ये सारे मामला वहाँ पे डिस्कस हुए होंगे। कम से कम बदवाएं तो इसराइल को दी गई होंगी, और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा, पाकिस्तान का जो वफ्द है वो जो सफारती महाज पे बिलावल साहब की क़यादत में पहले अमरीका गया हुआ था, वहां से वो बरतानिया पहुंच गए हैं। देखते हैं जनाब बरतानिया में इनकी क्या क्या मुलाकातें होती हैं। दूसरी जानिब जो भारत का वफ्द है वो भी घूम फिर रहा है, वो भी अपना मुकदमा पेश कर रहा है। वो दरअसल भारतीय पार्लियामेंट का वफ्द है, ये यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत का वफ्द है। इसमें सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो हुकूमत के मौकिफ की तायीद करते हैं या फिर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अच्छा जी, अमेरिका में बड़े एहतजाज हो रहे हैं और वहां पे राइट पुलिस भी बुला ली गई है और वहां पे नेशनल गार्ड को भी बुलाया जा रहा है। हुकूमत जो ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट कर रही है, सदर ट्रंप की हुकूमत इलीगल लोगों को वहां से निकालने के हवाले से, उसके ऊपर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, एक्टिविस्ट एहतजाज कर रहे हैं। और काफी ज्यादा वो एहतजाज जिसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर खबरों की जीनत बना हुआ है और काफी बड़े पैमाने के ऊपर ये एहतजाज हो रहा है और एक रिजेंटमेंट शो की जा रही है। अब ये वो गैर कानूनी तरीके से जो लोग वहां पे आबाद हैं उनको सदर ट्रंप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब इंसानियत भी कोई चीज होती है, लोगों के राइट्स होते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जरा सा टाइम दें और निकाल दें। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के मामला चलते रहते हैं। कहा जाता है कि जी फौरन 1 महीने के अंदर सबको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन वहां पे लोग इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका एक ह्यूमन वे आपको निकालनी चाहिए जो इंसानियत के करीब हो, फैमिलीज मुतासिर ना हो। कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतने बरसों से एक जगह पे रह रहा है, काम कर रहा है, अचानक आप उसको उठाएं और किसी और मुल्क
मुल्क में भेज दें, तो ऐसा मुनासिब नहीं है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इस मौक़िफ़ को लेके वहां पे काफी बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हो रहा है और उसमें अब आपको वायलेंस भी नजर आ रहा है। पुलिस वाले भी आंसू गैस फेंक रहे हैं, आगे से जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी जानिब से भी पथराव वगैरह या दीगर चीजें फेंकने का सिलसिला नजर आता है और मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। कोलंबिया में भी सदारती इंतखाबात होने वाले हैं और कोलंबिया के सदारती जो उम्मीदवार हैं, जो कंजर्वेटिव उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है इलेक्शन रैली के दौरान और जो खबर आ रही है कि उनके सर के ऊपर गोली लगी है और उनकी हालत काफी ज्यादा तशवीशनाक है। दूसरी जानिब बांग्लादेश में जो इस वक्त इंटरिम वहां के सरबराह हैं यूनुस साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है, मोहम्मद यूनुस साहब ने, कि जनाब अगले बरस 2026 में बांग्लादेश में हम इलेक्शंस करवाएंगे, उससे पहले इस्लाहात का अमल मुकम्मल हो जाएगा, निज़ाम इंसाफ को बेहतर करेंगे और ये जो इलेक्शंस होंगे इनके नतीजे में जो पार्लियामेंट मुंतखब होगी वो हकीकी मानों में अवाम की जेन्युइन नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी। लेकिन अगर हसीना वाजिद की जमात पे पाबंदी लग गई उस वक्त तक या लगी रही और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, तो ये कैसे हकीकी पार्लियामेंट होगी, कैसे तमाम लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी। या मोहम्मद यूनुस साहब के श्योर कि उनकी नीयत बड़ी अच्छी है और वो अगले साल तक इस्लाहात मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन ये उसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी काम कर रहे हैं जिस ब्यूरोक्रेसी ने हसीना वाजिद को मजबूत किया। वहां पे बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हर हुक्मरान को ये घेर लेते हैं और हो सकता है कि अगले साल वो ये कहें कि सर एक साल और ले लें, तो अगर आप ये इस्लाहात कर लेंगे तो आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। भाई इस्लाहात जो है वो हकीकी अवामी नुमाइंदा जो हुकूमत है वही कर सकती है। अब देखते हैं कि अगले साल इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते 2026 में। मोहम्मद यूनुस साहब तो ये कह रहे हैं और एक क्रेडिबल वो शख्सियत हैं, लेकिन जो इक्तदार होता है ये सबसे पहले अगर किसी चीज के ऊपर हमला आवर होता है तो आपके विजन के ऊपर, आपकी जो है वो जिसे आप कह सकते हैं आपकी सलाहियतों के ऊपर ये आपको एक तरह से अंधा कर देता है। बहुत सारी चीजों को आप देख नहीं सकते, बहुत सारी चीजों को आप सुन नहीं सकते और जो मखसूस चीजें आप तक पहुंचाई जाती हैं सिर्फ वही आपका एक तरह से आपके सामने वही इंफॉर्मेशन होती है और उसी को देख के आप फैसले करते हैं। तो इक्तदार एक बड़ी जालिम चीज है। आप देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब अगले साल तक इस्लाहात मुकम्मल करते हैं, इंतखाबात करवाते हैं, कि क्या वो इंतखाबात होंगे, एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे, एक ये भी क्वेश्चन है। लेकिन अगले साल तक सिचुएशन क्लियर होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगले साल तक वो ये इंतखाबात करवा देंगे। फिलहाल उनके पास जो मैंडेट है वो आपको पता है कि एहतजाज वगैरह हुआ और एक हुकूमत को फारिग किया गया। वो हुकूमत भी इसलिए फारिग हुई कि उसने अवामी मैंडेट की तौहीन की, अवाम के वोट की तौहीन की, जबरदस्ती अवाम के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की इंतजामी एतबार से, और फिर उसके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और अब ये नई हुकूमत आ चुकी है तो अब अगेन दुनिया देख रही है कि अगले साल इसका क्या नतीजा निकलता है। देखते हैं कि वहां पे इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। दो बड़े चैलेंजेस होंगे। मुझे ये लगता है कि अगले साल इंतखाबात होना शायद मुश्किल हो जाए, और दूसरा अगर वो इंतखाबात होते हैं तो वो मुझे लगता है कि उसमें तमाम सियासी जमातों को उस तरह फ्री एंड फेयर मौके नहीं मिलेंगे। कुछ हालात का जबर ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूं, मैं कंप्लीटली गलत हूं अपनी इस असेसमेंट में। तो अगले साल 2026 में फिर इस पे बात करेंगे और फिर बताएंगे और देखते हैं कि फिर क्या होता है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।